हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग एक धमाकेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। तो टॉपिक रेफरेंस फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2, क्लास 11 फिजिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे इसका डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, तो हम लोग अभी इसको सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका जो डेफिनेशन है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डेफिनेशन है वह कहता है कि अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है यह क्या है, यह दरअसल में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हीं का ये सेट है। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का एक सेट को कहा जाता है, उसका एक सेट है, ठीक है। तो ये रहा तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, तीनों का ये सेट एक साथ कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है डेफिनेशन में कि ये इंटरसेक्ट करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पर। तो ये आप इंटरसेक्ट करेंगे एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पर, यही है वो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ये जो आप देख रहे हो, ये जो कॉमन पॉइंट है जहां तीनों एक्सिस मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, इसे ओ से डिनोट किया जाता है। तो और फिर आगे क्या कहा है कि इसका इस्तेमाल क्या चीज़ के लिए होता है, इसका इस्तेमाल होता है डिटरमाइन करने के लिए। क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या पोजीशन है ना स्पेस में, और क्या है, तो यही इसका मेन पर्पस है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, क्या स्पेस में। तो ये जो हम इन्हीं 3 एक्सिस के मदद से करते हैं, ये जो सेट है 3 एक्सिस का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का, इन्हीं के मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस में पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहा जाता है, समझ में आ गया। अब आता है कि ये जो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये किनको कहा जाता है, तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो होता है इसमें, या दरअसल में सिस्टम ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे कि एक्स एक्सिस जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा आई कैप से, और जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस जिस डायरेक्शन में होगा ना, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जे कैप से, ठीक है। ये जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन को, और ये जो जेड एक्सिस होता है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है के कैप से। इसके डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस का आई कैप डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस का जे कैप डायरेक्शन, और ये जेड एक्सिस का हो गया के कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को एक साथ कहा जाता है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको कहा जाता है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं, किसी भी पार्टिकल का, बॉडी का पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, यह वह वेक्टर है जो कि डिफाइन किया गया है एज द वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि स्टार्ट करता है, यानी शुरू होता है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट ओ, जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन देखे थे ना, उसमें जो ओरिजिन था ओ, वहाँ से ये हमेशा शुरू होता है। और किस पॉइंट तक होता है, ये किस पॉइंट तक जाता है ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये उस पॉइंट तक जाता है जहाँ की वह पार्टिकल या ऑब्जेक्ट लोकेटेड है स्पेस में, है ना। तो इसी को, इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब आइए सॉरी
आइए अब ग्राफिक्स और एनिमेशन के मदद से समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पर लाल रंग का एक छोटा सा मान लीजिए पार्टिकल है और या ऑब्जेक्ट है और यह ए तक जा रहा है। मान लीजिए ये ए तक गया, यहाँ ए पे गया, ये पार्टिकल, ये पॉइंट, ये ए पे गया। तो ए पे जब ये पहुँचेगा, ये जो पार्टिकल पहुँचा या ये जो भी ऑब्जेक्ट था ये ए पॉइंट पर अभी लोकेटेड है, तो कोई कहेगा बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना कहाँ से शुरू होगा, इस ओरिजिन ओ से, और एक लाइन खींचेंगे और ये कनेक्ट करेंगे यहाँ ए पे। ये एक एरो से दिखाया जाता है पोजीशन वेक्टर को। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ होगा जहां पर वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या वह बॉडी जो है लोकेटेड है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन कहलाता है, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है। तो यहाँ वेक्टर आर जो है, यहाँ हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं ओ ए वेक्टर कहिए या आर वेक्टर कहिए, यही पोजीशन वेक्टर है। किसका, इस पार्टिकल का या इस ऑब्जेक्ट का जो इस पॉइंट ए पे लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो यही हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर और ये हो गया पार्टिकल का पोजीशन। तो ये शुरू हमेशा ओरिजिन से होता है और कहाँ तक जाता है, जहाँ पर पार्टिकल लोकेटेड है। यही पोजीशन वेक्टर बनाने का नियम है, तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट जी है, एक पॉइंट एफ है, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एच है। स्पेस में ये बिखरे हुए हैं कुछ पॉइंट्स। अब कहेगा कि पोजीशन वेक्टर एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर जी पॉइंट पर लोकेटेड है, कहेगा बताइए उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो कि जी पॉइंट पर लोकेटेड है, वह पोजीशन वेक्टर उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो वह होगा ओ जी वेक्टर। वह क्या होगा, वह होगा ये ओ जी वेक्टर। यानी ये वेक्टर यही वह पोजीशन वेक्टर किसका, उस ऑब्जेक्ट का जो इस पॉइंट जी पे लोकेटेड है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ होता है इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का। अब हमें अगर कोई कह दे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ई पर लोकेटेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वह होगा ओ ई वेक्टर। ये जो ओ ई वेक्टर है ना, ओ ई वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन ओ से शुरू हुआ और किस तरफ गया, फाइनली कहाँ तक ये गया, ये पॉइंट ई तक गया। और डायरेक्शन किधर से किधर हुआ, ओरिजिन से ई के तरफ डायरेक्शन हुआ। ये हो गया ओ ई वेक्टर। अब आता है पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का जो लोकेटेड है पॉइंट एफ पे। तो इसका या इस पॉइंट पर अगर लोकेटेड है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वह होगा ओ एफ वेक्टर। ओ एफ वेक्टर कहाँ से वेक्टर शुरू हुआ, ओरिजिन ओ से, कहाँ तक गया, एफ पॉइंट तक गया। तो ये क्या हो गया, ओ एफ वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आता है पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट का जो लोकेटेड है पॉइंट एच पर। पॉइंट एच पर जो लोकेटेड है, ये जो यहाँ पर और लोकेटेड है, इस जगह अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वह होगा ओ एच वेक्टर। तो हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे पोजीशन वेक्टर क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए जैसे ये कोई भी वेक्टर हो ना, आर वेक्टर, जैसे हम पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बोलते हैं, तो उसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे, आप देखो जैसे ये आर वेक्टर जो है ना, ये आर वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है, आप गौर करो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इस कोना से, ये जो ओरिजिन है इस कोने से लेकर के इस कॉर्नर तक आया हुआ है ना, ये कॉर्नर तक। तो ये क्या है, 3D है, ये 3D है। ये वेक्टर जो बनाया गया है ये 3D वेक्टर हो गया एक तरह से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है तीनों डायमेंशन में है। इस r का कंपोनेंट जो है इस x एक्सिस के अलोंग भी इसका कंपोनेंट है इस r वेक्टर का, इस r वेक्टर का कंपोनेंट जो है इस y एक्सिस के अलोंग भी है कुछ ना कुछ, और इसका z एक्सिस के अलोंग भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। आप गौर से देखो, ये देखो जब हम लोग इस तरह से बना रहे हैं तो आप देखो ये एरो तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, आर एक्स वाई। तो ये क्या बता रहा है, आर एक्स आर वाई और आर जेड। तो ये आर एक्स क्या हो गया, ये जो आर एक्स है ये क्या हो गया, ये आर एक्स दरअसल में ये कंपोनेंट हुआ, किसका कंपोनेंट हुआ, इस वेक्टर आर का कंपोनेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग आर एक्स। और इसी वेक्टर, ये जो वेक्टर है
ये पोजीशन वेक्टर, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हुआ आर वाई, जो कि यहाँ दिखाया गया आर वाई। और ये जो वेक्टर है ना आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है पॉइंट ए पे, इस वेक्टर का, इस पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलोंग वह है आर जेड। वह क्या है? वह आर जेड है। क्लियर हुआ? तो हम लोग इस आर वेक्टर को, यानी कि ये जो पार्टिकल लोकेटेड है इस पॉइंट पर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है? वह आर वेक्टर है। हम आर वेक्टर को इस कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आई कैप, जे कैप और के कैप को, इनको कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। या इसको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ये तीन वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं ये तीनों, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। और ये जो आर एक्स देख रहे हैं ना, ये आर एक्स क्या है? इस रिजल्टेंट वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है? वह है आर एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट? वह है आर वाई। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है? वह है आर जेड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लोग जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए, ये जो पोजीशन वेक्टर हुआ, इसका अगर बोलेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है? उसका मॉड्यूलस में निकालते हैं। यानी उस वेक्टर को अगर हम मॉड्यूलस में रख दे, मॉड्यूलस क्या हुआ? ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर उस वेक्टर को रख दे, इसका मतलब होता है उसका, उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी उसका डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किधर से किधर है? तो इसका डायरेक्शन ओरिजिन से इस तरफ है, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ, 3 मीटर, 4 मीटर, हाँ, कुछ ना कुछ इसका जो लेंथ होगा वही इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो ये मॉड्यूलस बता रहा है, क्या बता रहा है? 3 मीटर इसका मैग्नीट्यूड या 4 मीटर मैग्नीट्यूड, है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको ये जो कंपोनेंट है, इस आर का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी आर एक्स, उसका स्क्वायर करना होगा, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? इसी आर वेक्टर का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि आर वाई, उसका भी स्क्वायर करना होगा। फिर इस आर वेक्टर का जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलोंग, आर जेड स्क्वायर, तो ये भी लेना होगा। तीनों को जब हम ऐड करेंगे और तीनों को जब हम लोग अंडर रूट में डालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? इस वेक्टर का, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड जो है आराम से निकाल सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। चलिए अब कहते हैं, अब क्या कहा गया है? ऑब्जेक्ट तो अभी हमारा यहाँ पर है और ये आर वेक्टर क्या है? इस ऑब्जेक्ट का, जो कि पॉइंट ए पे लोकेटेड है, ये आर वेक्टर इस ऑब्जेक्ट का क्या है? ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, किधर मूव करवा रहे हैं? पॉइंट ए से बी के तरफ। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या जो बोल लीजिए, ये जो है पॉइंट ए से बी तक गया। तो किस प्लेन में अब ये चला गया? ये अब मौजूद है किस प्लेन में? ये मौजूद है इस प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा प्लेन है? ये जो प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3 प्लेन होते हैं। ये कौन सा प्लेन है? तो ये जो प्लेन देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। और ये कौन, क्योंकि ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है। और ये कौन सा प्लेन है? ये येलो कलर वाला, तो ये प्लेन है जेड वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक है। तो पार्टिकल अभी यहाँ पर था और यहाँ से ये यहाँ चला गया। यहाँ चला गया मतलब कहाँ चला गया? ये इस प्लेन में आ गया है अब ये पार्टिकल। तो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, यानी कि अब हम कह सकते हैं ये पार्टिकल का इस जगह जो है पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वह ये आर डैश
वेक्टर मान लीजिए कि ये इसका अभी जो ब्लिंक कर रहा है यही वह पार्टिकल का अभी जो पॉइंट बी पे मौजूद है इस एक्स वाई प्लेन में, यहाँ अभी इसका आर डैश पोजीशन वेक्टर हुआ इस पार्टिकल का। ठीक है, तो वेक्टर आर डैश जो होता है ना, इसको हम पोजीशन वेक्टर मानेंगे अभी इस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो कि लोकेटेड है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो वेक्टर आर जो कि एक्स वाई प्लेन में है, हम इसको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस आर वेक्टर को, आर डैश पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे इस प्रकार, आर डैश एक्स। आर डैश एक्स क्यों लिखें? क्योंकि ये जो कार्टेशियन, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, इसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आर डैश का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है आर डैश एक्स, और इसी आर डैश पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग वह है आर डैश वाई। और इस आर डैश पोजीशन वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट जो है ना इस जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है ना, इसके अलोंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना, ये पूरी तरह से किस प्लेन में है? ये पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में है। ये पार्टिकल थोड़ा सा भी जो है ना इस जेड प्लेन में इस पार्टिकल का कोई कंपोनेंट नहीं है। ये पार्टिकल पूरी तरह से इस वाई एक्स या एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर डैश वेक्टर, इसका कोई भी कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग अभी नहीं है। क्लियर हो गया बात? तो इसीलिए यहां पर जो है ना जेड एक्सिस के लिए के, ये क्या हो जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा यहां यह लिख सकते हैं प्लस 0 के कैप। 0 के कैप क्यों लिखे? क्योंकि ये पार्टिकल पूरी तरह से भी एक्स वाई प्लेन में है, और इस प्रकार जो है ना इस पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट जो है जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। इसीलिए ये हम ज़्यादा लिख सकते हैं। चूंकि 0 के कैप है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब अगर बोल दे कि इस आर डैश वेक्टर, ये जो आर डैश पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सिंपल कर देना है, आर डैश एक्स स्क्वायर प्लस आर डैश वाई स्क्वायर। ये आर डैश एक्स जो है ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, इस आर डैश वेक्टर का जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह होगा आर डैश एक्स, ये होगा आर डैश एक्स। और इस आर डैश वेक्टर का, ये आर डैश पोजीशन वेक्टर जो है इस बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का, जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो आर डैश का जो कंपोनेंट होगा किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, वह होगा आर डैश वाई होगा। वह क्या होगा, वह आर डैश वाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर लगाएंगे तो हमको आर डैश का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये जो आर डैश है इसका हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यही तो हो गया आर डैश वाई, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया आर डैश एक्स हो गया। जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा। तो ये आर डैश वाई और ये आर डैश एक्स, तो इसको जब आर डैश एक्स स्क्वायर और आर डैश वाई स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमको आर डैश वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आई पते की? चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो कमेंट्स लिखिएगा, है ना। आपके लिए अच्छे एनिमेशन बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले मैक्सिमम, है ना। कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, आई विल हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वेक्टर है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जे के कैप, तो हम लोग क्या किए, हम लोग आर वेक्टर का मॉड्यूलस जो निकाले तो तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर को आपस में जोड़ करके रूट के अंदर डाले थे, हम लोग देखे थे। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इसका भी मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना,
तो इसको लेकर के कंफ्यूज रहते कि ये बना कैसे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बना। तो जैसे मान लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम? इमेजिन कीजिए कि ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे है, ठीक है। तो ट्रायंगल ओडीसी पे अगर हम ध्यान दें, कौन सा ट्रायंगल? ओडीसी, ये जो ब्लिंक कर रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल डी है, ये वाला एंगल जो है एंगल ओडीसी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री का होगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो यहाँ पर जो पार्टिकल लोकेटेड है, तो इस प्लेन को अगर हम ले तो इस प्लेन में ये नीचे जो ज़मीन है, ये जो नीचे जो के जेड एक्सिस और ये जो जेड एक्स प्लेन जो है, तो इस जेड एक्स प्लेन में ये लाइन आ गया डीसी लाइन, और ये क्या होगा? इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये 3D इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें जो ट्रायंगल ओडीसी है, ट्रायंगल ओडीसी, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा। ये ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अब हम लगाएंगे इसको। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम ये निकाल सकते हैं, ओसी निकाल सकते हैं। ओसी किसके बराबर होगा? ओसी बराबर होगा ये जो हमारा ओडी स्क्वायर है, ये ओडी, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर डीसी का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में डाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा? हमको ओसी निकल जाएगा। ये वैल्यू जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ओसी लाइन, ये निकल जाएगा। एक बार हमको जब ओसी निकल गया तो हम ओसी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। यही तो ओसी हुआ जो ये ब्लिंक कर रहा है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कह सकते हैं ट्रायंगल ओएसी में अब हम ध्यान देंगे, ये हमारा निकल गया ना, ओसी निकल गया हमारा, ओसी निकला आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे? अब हमको ट्रायंगल ओएसी पे ध्यान देना है। पहले ध्यान दिए थे ओडीसी पे, अब ध्यान देंगे ट्रायंगल ओएसी। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसी ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, ओएसी। इसमें जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? एसीओ। ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ, तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए क्या होगा? ये जो ओ ए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए, ये जो पूरा गया यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे? इसको जब अंडर रूट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? ओ ए निकल जाएगा। ये ओ ए यानी कि हमको पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। ये जो पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड है, इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमको। तो हम कह सकते हैं अभी अभी हम लोग निकाले हैं, अभी अभी हम लोग ओ सी स्क्वायर निकाले थे, ओ सी निकाले थे, ओ सी अभी अभी कैलकुलेट किए थे। ओ सी क्या था? ये था हमारा ओ सी, ये अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, है ना। जो कि क्या निकला था हमारा? ओ सी निकला था अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो हम ओ सी स्क्वायर के जगह लिख देंगे इसको स्क्वायर करके, प्लस ओ ए सी क्या हो गया? ए सी हमारा ये हो गया, ये हो गया ए सी हो गया आर वाई जे कैप। तो ये इस जो आर वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हुआ वह क्या हो गया? वह आर वाई हुआ। तो हम यहाँ आर वाई स्क्वायर लिख देंगे, यही हुआ वो कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस के अलोंग। इसको यहाँ उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं आर वाई जे कैप। तो ये जो आर वाई कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे, आर वाई का स्क्वायर करेंगे, यही हुआ ए सी। ये जो ए सी हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ए सी हुआ, यही हुआ आर वाई। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये होगा आर वाई स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या निकलेगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर निकलेगा, है ना। तो ये जो हमको निकला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर एक्स स्क्वायर है और ये जो आर जेड स्क्वायर है,
ठीक है, और ये किसके अंदर है, रूट के अंडर है, तो बाहर में ये स्क्वायर है, तो ये क्या करेगा, इस रूट को हटा देगा, इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, हटा देगा, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा ये बाहर का जो रूट है ये बच जाएगा, सबसे बाहरी रूट, तो ये सबसे बाहरी रूट हो गया, और ये क्या आ गया, आर एक्स स्क्वायर आर जेड स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। अब हम आर वाई को इधर कर दिए और आर जेड को इधर कर दिए, तो ये क्या बन गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो ओ ए है यही तो है हमारा आर वेक्टर, यानी ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यानी कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी पार्टिकल का पोजीशन इस तरह से अगर 3D में हो, 3D मतलब क्या, उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी उस पोजीशन वेक्टर का कुछ कंपोनेंट हो, वाई एक्सिस के अलोंग भी उस पोजीशन वेक्टर का कुछ कंपोनेंट हो, और जेड एक्सिस के अलोंग भी उस पोजीशन वेक्टर का कुछ कंपोनेंट हो, तो इस तरह से जब 3D में हो ना, तब जो है उस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब आता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं ना, किसी भी पॉइंट का, वह दरअसल में एक पेयर ऑफ नंबर है ना, 2 डायमेंशन में अगर है वो पॉइंट, अगर उसका अगर पोजीशन वेक्टर जो है 2 डायमेंशन में है तो उसको 2 नंबर से दिखाएंगे। जैसे हम बोलते हैं 0,3, तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है कि वह पार्टिकल या 1,3 अगर हम बोलते हैं 1,3, इसका मतलब है यह पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में है। ये पहला वाला हो गया एक्स एक्सिस के लिए, और ये दूसरा वाला नंबर जो हो गया ये हो गया वाई एक्सिस के लिए, और दोनों क्या कहलाया एक साथ, ये कहलाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाएगा, है ना। और अगर 3 रहता, जैसे 2,3,4 रहता, तो ये कैसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ, ये बता रहा है कि पार्टिकल जो है 3D में मौजूद है, यानी 3 डायमेंशन में मौजूद है, यानी पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 2 है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 4 है ना। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर हमको 2, 3, 4 दे दिया है तो हम इसको जो है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप भी लिख सकते हैं, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर। आप देख लो यहाँ किसी पार्टिकल का जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है उसके पोजीशन को दर्शाने के लिए वो आर एक्स आर वाई और आर जेड दिया हुआ है, आर एक्स कॉमा आर वाई कॉमा आर जेड दिया हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, ये पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड है, और बोला इस जगह जो इसका लोकेशन इस पार्टिकल का पॉइंट ए पे, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है आर एक्स आर वाई आर जेड। इसका मतलब हुआ कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर जो है ये दरअसल में क्या है, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट का जो पहला नंबर है वो ये है, वो ये दे देंगे आर एक्स, बगल में आई कैप दे देंगे। कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नंबर है ये है दूसरा नंबर कोऑर्डिनेट का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके बगल में देंगे जे कैप, यानी ये बता रहा है वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। और इसी का जो ये जो आर वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलोंग वो क्या है, आर जेड है। ये जो तीसरा नंबर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में यही बताता है, ये क्या दर्शाता है कि ये जेड एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है, और इसको हम के कैप से के साथ दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर हम दिखाएंगे ना तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से पोजीशन वेक्टर को हम शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब जो अगला सेक्शन आ रहा है वह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहा जाता है, इसको समझिए जरा। तो वह इमेजिनरी सिस्टम किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एक घड़ी के साथ, मतलब यह एक इमेजिनरी सिस्टम है। इसमें क्या रहता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ, जिसके संदर्भ में, मतलब जिसके ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में जो है, उसके रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में जो है हम लोग सभी मेजरमेंट्स लेते हैं, साइज का, पोजीशन का, मोशन का, है ना। तो ऐसा ही इमेजिनरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
सिस्टम जब हो, इमेजिन करें जब हम क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ, तो समझ जाइए इसी को कंबाइंड सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और घड़ी का जो ये इमेजिनरी कंबाइंड सिस्टम है, इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप देख लो, और जितनी भी दूरी या पोजीशन या मोशन जो कुछ भी है वो इस रेफरेंस पॉइंट, ये जो ओरिजिन वो है रेफरेंस पॉइंट जहाँ तीनों एक्सिस मिलता है, इसी के रेफरेंस में सारा मेजरमेंट लेना पड़ता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो किस तरह से मोशन कर रहा है, सब कुछ इसके रेफरेंस में डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस इसके साथ एक घड़ी भी लगी हुई रहे, तब ये सिस्टम पूरा क्या कहलाने लगेगा, यानी कि क्लॉक प्लस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक साथ मिल जाए तो इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इस तरह का एक काल्पनिक सिस्टम जो है, यानी एक काल्पनिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम किसी भी चीज़ के साथ चिपका सकते हैं, चिपका के उसको एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम डेफिनेशन भी आपको दे दिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये डेफिनेशन हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये अच्छे से हम इस ग्राफिक से समझा दिए। अब आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, इसका दो टाइप होता है। पहला टाइप जो होता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वह क्या होता है? पहला टाइप जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और टाइप होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, दूसरा टाइप, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं, है ना? ध्यान से, है ना? तो सीखते जाइए, ठीक है? बहुत अच्छा आपको मज़ा आएगा और सीखिएगा, है ना? इतना बढ़िया एनिमेशन बनाया है कि आपको मज़ा आ जाएगा अभी आप, है ना? वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना वरना पछताओगे। तो अब आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, विच इज़ एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर हो, यानी वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो, या फिर जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। तो और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है। तो इसी तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। हम क्या बोले, फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो, या फिर जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जिसमें कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम करता है ना। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो और या फिर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है ना न्यूटन्स लॉ काम करता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम करता है। तो इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे इसको इस ग्राफिक से समझिए, आप देख रहे हो यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके साथ एक काल्पनिक घड़ी है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिनरी यहाँ क्या इस कार्ड के साथ चिपका हुआ है। आप गौर से देखो, इस कार्ड के साथ ये घड़ी और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चिपका हुआ है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम घड़ी के साथ जो इस कार्ड के साथ चिपका हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये कार्ट हो गया। ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी चक्का देख रहे हो, ये चल रहा है, ये व्हील चल रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप गौर से देखो, ये ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है ये जो कार्ट है ना, ये कार्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि ये कार्ट एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ जब कांस्टेंट v वेलोसिटी से चलता है तो समझ जाइए उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये जो कार्ट है ना, ये कार्ट के साथ हम क्या किए? एक रेफरेंस फ्रेम चिपका दिए। तो ये कार्ट रूपी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? ये हो गया एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये कार्ट चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के बाद कहीं भी मैं आगे पूरा जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना, इसमें
फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बहुत बड़ा चक्कर है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ लो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसका पाला पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इसको समझ लो, ठीक। तो समझ गए हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई, ये क्या है इसका डेफिनेशन। तो कहता है वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कुछ एक्सीलरेशन हो, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रहा है लेकिन कुछ एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कि एक्सीलरेशन हो ना, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ठीक से काम नहीं करता, न्यूटन या कहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझे बात को। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके कि जो कि एक कुछ एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है और स्वाभाविक बात है एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसमें जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यही दो टाइप होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। अब आप देख लो यहाँ ये काट चल रहा है, पहले क्या देखे थे आप गौर करो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काट तो चल रहा था लेकिन ये ब्लॉक भी इसके साथ साथ चल रहा था, है कि नहीं। और ये काट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था क्योंकि ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से ये काट चल रहा है, तो इस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है ना ये भी इसके साथ साथ चल रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये काट तो आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक को क्या कर रहा है ये सूडो फोर्स, ये कार के साथ नहीं चलने दे रहा है, इस गाड़ी के साथ, इस कार्ट के साथ नहीं चलने दे रहा है, बल्कि ये सूडो फोर्स इस पे लग रहा है और इस ब्लॉक को पीछे धक्का दे रहा है। और एक समय आएगा जब ये ब्लॉक कार्ट से नीचे गिर जाएगा। तो ये कब होगा, जब ये कार्ट जो है आगे के तरफ एक्सिलरेट करेगा, जब ये कार्ट सामने के तरफ राइट साइड में एक्सिलरेट करेगा ना, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक को पीछे के तरफ इस पर सूडो फोर्स लगने लगेगा। और ये सूडो फोर्स हमेशा कितना होता है, वह ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है m मास का, वह ऑब्जेक्ट जो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा गया हो। ये जो कार्ट है ना ये अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है। देख लो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये घड़ी जो है किसके साथ चिपका हुआ है, इस कार्ट के साथ चिपका दिए। आप इसको किसी के भी साथ चिपका सकते हो। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कार्ट के साथ चिपकाएंगे ना तो ये कार्ट भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्ट रूपी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये ए एक्सेलरेशन से दाएं साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, ये कौन है, और ये जो ब्लॉक है रखा हुआ है इसके ऊपर जो है क्या लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है। तो ये सूडो फोर्स कितना होता है, तो इसका सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह हमेशा जो है कितना होगा, जिस ब्लॉक पे या जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सूडो फोर्स उसका जो मास है m, और ये जो ऑब्जेक्ट या ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा गया है, फ्रेम ऑफ यहाँ ये कार्ट जो है ना ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरफ बिहेव कर रहा है और ये दायां साइड में एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो ये क्या हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करेगा, इस एक्सेलरेशन ए को हम जब इस ब्लॉक का मास के साथ गुना करेंगे तो हमको वह सूडो फोर्स निकल जाएगा, वो भूतिया फोर्स, या कहिए कि मैं इसको थोड़ा मजाकिया तौर पे बोल रहा हूँ, ये भूतिया इसलिए क्योंकि अभी बता रहा हूँ क्योंकि लगता है जैसे कोई भूत इसको चला रहा हो, है ना, जैसे भूत, कोई घोस्ट। तो मैं इसको मजाक में भूतिया फोर्स कहता हूँ। तो ये एक तरह का सूडो फोर्स जो है, क्यों इसको भूतिया फोर्स कहते हैं, क्यों मैं इसको क्यों कहता हूँ इस सूडो फोर्स को, क्योंकि यहाँ न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहा। अब कैसे काम नहीं कर रहा, बड़ा क्रिटिकल चीज़ है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कोई ब्लॉक है,
किसी टेबल पे रखा हुआ है। उधर से कौन आया, मोहन नाम का एक लड़का आया। मोहन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, इस पे F फोर्स लगा रहा है। तो ये ब्लॉक क्या होगा, अगर इसका मास m है और एक्सेलरेशन ये ब्लॉक जो है इस लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट करने लगा, क्योंकि ये मोहन जो है ना ये एजेंट है, ये एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ये F फोर्स लगा रहा है, ये मोहन जो कि एक एजेंट है। यानी फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस ब्लॉक पे इस मोहन के द्वारा लगाया जा रहा है। यानी हमको एजेंट पता चल रहा है, यानी सोर्स, वह सोर्स जो इस फोर्स को पैदा कर रहा है वो कौन है, वह मोहन है, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है। ये काट तो अपना एक्सेलरेट कर रहा है, सामने की तरफ जा रहा है, ये फोर्स थोड़ी लगा रहा है इसके ऊपर, ये अपना सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन इस एक्सेलरेशन के कारण जो है, इतना एक्सेलरेशन को जब गुना किए हम इस मास के साथ, तो हमको ये सूडो फोर्स निकला। मैग्नीट्यूड तो निकल गया सूडो फोर्स का, डायरेक्शन भी निकल गया लेफ्ट साइड में। यानी सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह हमेशा किधर होगा, जिधर की नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है। ये काट क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है। तो सूडो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, उसका उल्टा लगता है, यानी लेफ्ट साइड में। यानी जिस तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करेगा, ठीक उसका उल्टा डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा, जितना कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा, उसको जब गुना करेंगे उस ऑब्जेक्ट का मास के साथ, जिस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लग रहा है, तो हमको वो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन मिल गया। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस सूडो फोर्स का निकल गया, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। लेकिन हमको ये नहीं निकल पा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि इसको पैदा किसने, ये कौन लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है किस एजेंट के द्वारा लग रहा है। वो एजेंट जो है ना, कोई लगता है जैसे कोई भूत हो, मजाक में मैं बता रहा हूँ, जैसे लगता है कोई घोस्ट हो, है ना, कोई भूत हो, पता नहीं, या कोई मिस्टर नोबडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टर इंडिया लग रहा है ना, जो इसको फोर्स को लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि न्यूटन का कहना है कि कोई भी चीज पर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर फोर्स लगता है तो वो चीज जो है एक्सेलरेट करने लगेगा उस नेट फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन यहां जो है फोर्स भी लग रहा है ना, ये अब मूव भी करना शुरू कर दिया, बायां साइड मूव कर रहा है, बायां साइड ये सूडो फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड। लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है, न मोहन का पता है न सोहन का पता है, कौन लगा रहा है, कुछ एजेंट है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहां पर न्यूटन्स लॉ फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा गया है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और यही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा गुण है कि इस पर जो है न्यूटन्स लॉ जो है फेल हो जाता है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों को देखे समझे, बहुत पाला पड़ने वाला है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से। आगे जो पढ़ाई होगी ना, इसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बड़ी तकलीफ होगी आगे जा करके। तो इसको बड़े अच्छे से समझिए। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो हमको कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स सो दैट आई कुड एलिमिनेट ऑल योर कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का धमाकेदार पार्ट 7, जो कि टाइटल है रेफरेंस फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 फिजिक्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। वी ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। हमें कमेंट्स ज़रूर लिखिए, है ना। ठीक है, तो अब मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।